स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और अपनी जो सीरीज चल रही है कक्षा 12 की राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनकी जो कक्षा 12 की किताब है उसका एक चैप्टर हमने लिया था त्रिविम ज्यामिति, जिसका 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज हमने पहले कर लिया। आज है 14.3। इसके जो नियम है वो हमने कल डिस्कस किए थे कि दो सदिशों के मध्य का कोण होता है वो हम किस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। कि अगर दो सदिश रेखाओं का जो सदिश समीकरण होता है वो रेखाएं हैं वो बी वेक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम जो वास्तव में बी वेक्टर के मध्य का जो कोण बनेगा वही उन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण होगा। कल हमने बात की थी दोनों रेखाओं के मध्य का कोण अगर cos थीटा है तो cos थीटा बराबर होगा आपके b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मापांक b2 वेक्टर का मापांक, जिसे अगर कार्तीय रूप में ज्ञात करें तो a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन दोनों के मापांक अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ तक की चर्चा हमने कल की थी। कुछ विशेष कंडीशंस भी है, अगर दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, समांतर होती है तो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर होता है। वो चीजें हमने पहले सदिश में पढ़ ली थी। आज हम 14.3 के एक दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से भी। अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि एक सदिश रेखा है जो बिंदु 1, 2 और -4 से होकर गुजरती है, अर्थात ये बिंदु हमें है वो ए वेक्टर का मान देता है तथा यह रेखा है वो इन दो रेखाओं के लंबवत है, अर्थात जो रेखा का हम निर्माण करेंगे वो रेखा इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, सदिश समीकरण। हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, माना उस रेखा के जो दिक् अनुपात है उनको ए बी सी मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे माना रेखा के दिक् अनुपात ए बी सी है। ये इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो वो कहां से पास आउट हो रही है और दूसरा वो किसके समानांतर है। तो हमें यहाँ पे जिस बिंदु से गुजर रही है वो तो दिया हुआ है 1, 2 और -4, और किसके समानांतर है वो हमें नहीं दिया हुआ। तो हम क्या मान लेते हैं कि वो जो समानांतर रेखा है उसके दिक् अनुपात है ए बी सी है। तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, तो बिंदु 1, 2, -4 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। इसका समीकरण ऐसे लिखेंगे हम x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब चूंकि यहाँ पे x1, y1 और z1 की वैल्यू हमें दी गई है, क्या है 1, x1 का मान है 1, y1 का मान है 2 और z1 का मान है -4, जो यहाँ पे प्लस के रूप में बदल जाएगा। लेकिन हमें a b c का मान नहीं दिया हुआ है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो आप रेखा ज्ञात कर रहे हो मान लो वो ये रेखा है, इसके ऊपर ये दो रेखाएं लंबवत है, मान लो मैं इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर नाम दे रहा हूं, तो ये रेखा और ये रेखा इस प्रकार है, अर्थात इसके लंबवत है। तो हमें ज्ञात करना है कि अगर लंबवत है तो मैं इनके मान कैसे निकाल सकता हूं। तो अगर मैं लंबवत वाले शर्त का पालन करवा दूं, यानी cos थीटा का मान 90 डिग्री के लिए हमें पता 0 हो जाएगा, उस कंडीशन में आपको कल भी ये कंडीशन मैंने लिखाई थी a1 b1 a2 b2 और a3 b3 इनका योगफल है वो सदैव 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार दी गई प्रश्नानुसार प्राप्त रेखा दी गई दोनों रेखाओं पर लंबवत है। लंबवत है इसका मतलब हो गया कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और इस रेखा के दिक् अनुपात का इन दिक् अनुपातों के साथ डॉट प्रोडक्ट है वो भी 0 होगा। लंबवत है तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेगी। क्या क्या मिलेगी कि जब मैं पहली रेखा लेता हूँ तो इसके दिक् कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3i माइनस 16j प्लस 7k। इसका इनके साथ a i कैप b j कैप c k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, अर्थात मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा a 3a
माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। अब इसी प्रकार इसका इसके साथ भी लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 3a 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। मुझे दो इक्वेशन मिली है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन सरल करनी हो तो उस इक्वेशन में जितनी चर राशियां हैं उतने ही इक्वेशन हमें प्राप्त होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम सटीक मान ज्ञात कभी भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी सी 3 चर राशियां हैं और यहाँ भी ए बी सी 3 चर राशियां हैं, लेकिन हमें नियम के अनुसार अगर ए बी सी की वैल्यू करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो मुझे ए बी सी 3 चर है तो 3 ही समीकरण मिलने चाहिए, जबकि समीकरणों की संख्या है सिर्फ 2। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो हम इनका सटीक मान निकाल के इनका केवल और केवल अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और वो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमें दो इक्वेशन मिली है उन इक्वेशन में जो अचर चर राशि है उनको हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जैसे ए बी और सी। जो सेकंड वाली टर्म है उसके आप चिन्ह लगाओगे सदैव माइनस का। आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव रखना है। उसके बाद में हमें इस प्रकार लिखना है। अब करना क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ए की तो हमें ए वाले पद को ढक देना है, जो बाकी जो बचे उनको क्रॉस गुणा करके लिखना है। बी का गुणांक क्या है, माइनस के 16, माइनस के 5 से गुणा होंगे तो ये बन जाएंगे 80, माइनस के माइनस माइनस प्लस के, उसमें से माइनस के 8 इंटू 7 56 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बारी आती है बी की, ये बराबर के चिन्ह होंगे बीच में, बी की बारी आती है तो हम बी को ढक देंगे। जो बाकी राशि आपको दिख रही है केवल उनके गुणांकों का हमें गुणनफल करना है, माइनस के 15 और यहां पे हो जाएगा माइनस के 21। अब तीसरी कंडीशन सी की वैल्यू निकालनी है हमें, सी, इसको ढक देंगे 24 माइनस 16 इंटू 3 48, लेकिन किसके हो जाएंगे, प्लस के। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, जब हमें ए का मान ज्ञात करना है तो हम ए को ढक देंगे, जब हमें बी का वैल्यू ज्ञात करना है तो बी को, जब सी का वैल्यू ज्ञात करना है तो सी को हम ढक देंगे। जब ए को ढकेंगे तो हमें ये यहाँ 16 मिल रहा है माइनस का, या माइनस का 5, तो 16 इंटू 5 80 हो जाएंगे, 7 इंटू 8 8 7 56। बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सेकंड वाला पद माइनस का रखना है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं रखना है, यह आपको एक रूल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसको ढक देंगे माइनस के 15 माइनस के 21, फिर सी को ढकेंगे तो इसकी वैल्यू 8 इंटू 3 24 माइनस 48 आ जाएगी। अब इनको सरल कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम एक बार किसके लिए, किसके बराबर मान लेंगे, लैम्डा के बराबर या के बराबर भी मान सकते हैं। तो ए का मान क्या मिल जाएगा हमें, 24, 56 चले जाएंगे, 24 बच जाएंगे। बी का मान मुझे मिल जाएगा 6 और 3 36। सी का मान मुझे मिलेगा 72। ये 3 वैल्यू मुझे मिल जाएगी, किसके बराबर, लैम्डा। अभी हम इसमें एक चीज नोट करते हैं कि 8 के पहाड़े से तीनों के तीनों कट रहे हैं, तो हम इनको काट के 3 बार 4 बार 9 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अनुपात बी अनुपात सी है वो मान आ जाएगा आपके 3 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात के रूप में मिलेगा आपको मान है वो। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का मान 3 लैम्डा के बराबर, बी का मान 4 लैम्डा के बराबर और सी का मान है वो 9 लैम्डा के बराबर आपको मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, ए बी सी के जो भी मान आए हैं वो उस इक्वेशन में रखना है। जो इक्वेशन आपको शुरुआत में मिली थी वो इक्वेशन क्या थी, x माइनस 1 बटा जो a था उसकी जगह 3 लैम्डा आ जाएगा बराबर y माइनस, क्वेश्चन क्या था आपके, y माइनस 2 y माइनस
वाई माइनस 2 अपॉन 4 लेमडा बराबर जेड माइनस प्लस 4 अपॉन 9 लेमडा इज इक्वल टू, अब आप चाहो तो इनमें से लेमडा को कट भी कर सकते हो, लेमडा हटा भी सकते हो, तो 3:4:9 अर्थात जो सदिश होगा उसके दिक अनुपात हो जाएंगे 3 i कैप 4 j कैप 9 k कैप, ये आपके वैल्यू मिलेगी। तो ये आपके रेखा का जो इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद में दो रेखाओं के मध्य का जो भी कोण है वो आप ज्ञात कर सकते हो। तो 14.3 में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक सरल रेखा है वो बिंदु 2, -4 और 5 से गुजरती है तथा x-1/2 y+3/4 बराबर z/3 इसके समांतर है। अभी लंबवत की बात नहीं है, अभी है बात समांतर की। लंबवत की बात आएगी तो लंबवत के लिए आपको दो इक्वेशन देगा रेखाओं की, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। अब अगर मुझे ज्ञात करना है कि यहां से गुजरती है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x1 का मान 2 है, y1 का मान -4 है और z1 का मान 5 है। तो यहां से तो गुजरती है, समांतर किसके हैं तो उसके दिक अनुपात काम में ले लेंगे हम। तो यहाँ a वेक्टर का मान क्या बन जाएगा, 2i के -4j के प्लस 5k के, और b वेक्टर का मान क्या बन जाएगा, 2i के प्लस 4j के प्लस 3k के। करना क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर मान रखना है, बस आपका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इस तरीके से भी आप x1 y1 z1 की वैल्यू रख के इसका मान निकाल सकते हो। तो ये थे आपके 14.3 का जो भी मैटर था, वो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दो रेखाओं के मध्य के कोण की, एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। एग्जांपल है 5 माइनस x अपॉन 3 बराबर y प्लस 3 अपॉन -4 इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 0 तथा ये तो रेखा नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 1 5.2 z माइनस 6 अपॉन 2। इनके मध्य का आपको कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि सरल रेखा का जो रूप है वो कार्तीय रूप बिल्कुल सही है या गलत है। सही होने का मतलब हो गया x y z के जो गुणांक है वो आपके इकाई होने चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं x का गुणांक इकाई नहीं है, -1 है, तो गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही लेकिन यहाँ गलत। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको और इसको ठीक करेंगे। अगर इनको ठीक नहीं करेंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो सही नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर ये राशि ऐसे बन जाएगी -x - 5, और माइनस चिन्ह चूंकि यहाँ नहीं रखेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह को हम नीचे ले आएंगे। इस प्रकार आपको बदल देना है। तो यहाँ हो जाएगा y -1 और जो माइनस का चिन्ह होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आप स्वयं कर सकते हो। कई बार ऐसे भी मिल सकता है 3 - 4y = 3, ऐसे मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको y के साथ में क्या है, -4 है, तो आप -4 कॉमन लोगे। तो इसको ऐसे लिखोगे, -4 आपने बाहर ले लिया तो y -3/4 बन गया, और नीचे 3 था, ये -4 और नीचे चला जाएगा। ऐसे इस प्रकार आप बना सकते हो। और ऐसे नहीं बनाओगे तो आपका उत्तर सदैव गलत ही मिलेगा आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, a1 बराबर -3, a2 b1 बराबर -4, c1 बराबर 0 है या 6 है, 0 ही है, और a2 बराबर है आपके 1, b2 बराबर है -2 और c2 बराबर है 2। ये आपके वैल्यू आ गई। और cos थीटा क्या था, अगर इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रख के मान निकाल सकते हो। जो आपने मान दिया है वो मान रखने हैं। अगर आपको सदिश रूप ज्ञात करना है तो आप इनको सदिश रूप में लिख दो। तो ये b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, -3i के -4j के प्लस 0 के।
आई कैप माइनस 2j प्लस 2k। तो अब आप इनको सदिश रूप में भी v1 डॉट, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मापांक v2 वेक्टर का मापांक। कैसे भी करो आपको आंसर है वो लास्ट जो उत्तर है वो उसी रूप में मिलेगा, चाहे सदिश रूप ज्ञात करो चाहे कार्तीय रूप से ज्ञात करो। तो ये तो था आपके दो राशियों के मध्य का कोण, दो सदिशों। अगला टॉपिक है दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा था, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन। उसके बाद कक्षा 11 में भी पढ़ा था। उस समय हम बात करते थे 2D की, द्विमीय ज्यामिति की। अभी बात कर रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति की। इस कंडीशन में दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन होगा, अंतरिक्ष में कभी कहीं भी दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो पॉइंट तो एक ही होगा। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो इसका मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु तो एक ही होगा। इसका मतलब उसका एक विशिष्ट या अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अद्वितीय हल विद्यमान होगा इसका मतलब वो जो बिंदु है उसमें लैम्डा और म्यू का मान परस्पर एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेगा। अर्थात इसमें लैम्डा की वैल्यू और इसमें म्यू की वैल्यू इस प्रकार होगी कि इन आर के जो मान है वो दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये रेखा मान लो 1 नंबर रेखा ये है और 2 नंबर रेखा ये है, 1 नंबर रेखा का समीकरण ये और 2 नंबर रेखा का समीकरण ये। पहले वाली रेखा है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी वाली रेखा है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह म्यू b2 है। ये a1 से गुजर रही है, ये a2 से गुजर रही है, ये b1 के समांतर है और ये b2 के समांतर है। अब हम मानते हैं कि अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु ऐसा होगा जहां दोनों के वैल्यू है वो बराबर आएंगे। इसका मतलब हम जब एक बिंदु को ज्ञात करेंगे तो वो कॉमन बिंदु क्या होगा, आर वेक्टर, अर्थात x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उस कंडीशन में जो आर वेक्टर है वो दोनों का इक्वल होगा, r1 और r2 बराबर होगा। इसको r2 नाम न देके r भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो उस पॉइंट पर a1 प्लस लैम्डा b1 का मान है वो a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर के बराबर आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आ जाएगी उस बिंदु पे। अब हमें वो कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करने हैं, तो हमें a1 का मान हमारे पास क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप प्लस लैम्डा। b1 का मान हमारे पास क्या है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। किसके बराबर आएगा ये, a2 x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप प्लस म्यू a2 i कैप, b2 j कैप और c2 k कैप। आप सब जानते हो ये बराबर रखना है आपको। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ होगा। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x1 प्लस लैम्डा a1 और बाहर आ गया i कैप, y1 प्लस लैम्डा b1 j कैप, z1 प्लस लैम्डा c1 k कैप। इधर वाले पदों को हमने व्यवस्थित कर दिया, i j k के गुणांकों को एक साथ कर दिया। अब इक्वल में क्या चल रहा है इसके, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, x2 प्लस म्यू a2 i कैप, y2 प्लस म्यू b2 j कैप, z2 प्लस म्यू c2 और ये बाहर आ गया k कैप। अब हमें पता है दो सदिश कब बराबर होते हैं, जब उनके i j k के गुणांक है वो परस्पर बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करेंगे। तुलना करने पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस लैम्डा a1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, x2 प्लस म्यू a2 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, y1 प्लस लैम्डा b2 बराबर y2 प्लस म्यू b2। इक्वेशन नंबर 2, b1 सॉरी इधर b1 आएगा, और z1 प्लस लैम्डा c1 बराबर z2 प्लस म्यू c2। इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लेंगे। अब ये जो आपको भी इक्वेशन दिख रही है इसमें आपको ये वास्तव में कैसे मिलेगी आपको बताता हूँ। x1 कोई संख्या होगी, a1 भी कोई संख्या होगी, x2 कोई संख्या होगी, a2 भी कोई संख्या होगी। अर्थात कैसे मिल सकती है, 3 प्लस 4 लैम्डा बराबर 7 माइनस 2 म्यू। तो अर्थात हमें लैम्डा और म्यू के अलावा सारी संख्याएं मिलेगी। फिलहाल हम यहाँ पे इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारे अचर मान या चर मान मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में इसमें केवल दो ही चर राशियां होगी, लैम्डा और म्यू, बाकी सारे अचर मान मिलेंगे हमें। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो इक्वेशन लेंगे, 1 और 2 को ले लेंगे या 1 और 3 को ले लेंगे या 2 और 3 को ले लेंगे।
उनको लेके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 में, जो उसको सेटिस्फाइड कर देगी तो हम कहेंगे कि उस लैम्डा और म्यू के मान के लिए ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अब हम क्या करेंगे, यहां से किन्हीं दो समीकरण को सरल कर हम लैम्डा व म्यू का मान ज्ञात करेंगे, जो कि तीसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो मैं एज इट इज आपको बोल के भी सुना रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करने का मतलब है कि वो बिंदु हमारे एग्जिट हमें मान मिल गए। फिर हमें क्या करेंगे, वो लैम्डा और म्यू के मान कहीं भी रख देंगे। रखने पे हमें ये 3 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो बराबर है। यहाँ लैम्डा का मान रखूंगा तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, म्यू का मान रखूंगा तो वो 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वो तीनों सेम होंगे। अर्थात हम कहेंगे वो पॉइंट है, उस पर वो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, हम उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। संतुष्ट करेगा तो लैम्डा व म्यू के उस मान हेतु दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे नियम के अनुसार। तो अब एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी काम हम कल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। बोर्ड पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि आर वेक्टर है वो आई के प्लस जे के माइनस के के प्लस लैम्डा 3 आई के माइनस जे के। इक्वेशन नंबर 1, आर वेक्टर बराबर 4 आई के माइनस के के प्लस म्यू 2 आई के प्लस 3 के के। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि आर वेक्टर हम जानते हैं ये होता है a1 b1 a2 b2, इन सब के मान मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब हमें करना क्या है, करना यही है कि इसमें जो अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू परस्पर बराबर होगी। सबसे बेटर ऑप्शन तो आपके सामने ये है कि आप जब भी ऐसी कोई रेखा का समीकरण आ जाए तो सबसे पहला काम आप ये करो कि उसको कार्तीय रूप में बदल दो, ज्यादा आसान रहेगा। सदिश रूप में भी कर सकते हैं, अभी जो मैंने करवाया था वही तरीका था। ये क्वेश्चन हम कार्तीय रूप में बदल के कर लेते हैं, दोनों की इक्वेशन सेम मिलेगी। कार्तीय रूप में करना क्या है कि पहली जो रेखा होगी वो ऐसा हो जाएगी, x माइनस कहां से गुजर रही है 1 से, y माइनस कहां से गुजर रही है 1 से, z माइनस कहां से गुजर रही है -1 से, अपॉन 3 j का मान -1 और k का मान कुछ नहीं है तो 0 आ गया। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो यहां से हमें कुछ 3 मान मिलेंगे, वो हम लिख देंगे। इसके बाद में दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 अपॉन 2, y माइनस कुछ नहीं है, j का गुणांक 0 है तो y माइनस 0 बटा k का गुणांक क्या है, j का गुणांक यहाँ भी 0 है तो 0 आ जाएगा, बराबर z माइनस प्लस 1 अपॉन k का गुणांक कितना है 3। ये आ गया म्यू के बराबर। अब एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि अगर ये दोनों रेखाएं काटेगी एक दूसरे को तो x y z तो आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से x y z का मान निकालना है। तो देखो मैं क्या निकाल सकता हूँ x y z के मान, तो यहाँ से देखो x y z इनके मान किसके बराबर आएंगे, देखना। जब पहला मान रखूंगा तो 3 लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, कोमा दूसरा मान माइनस लैम्डा प्लस 1 और तीसरा मान क्या हो जाएगा 0 -1, तीसरा मान हो जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहां से मुझे x y z का क्या मान मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। 2 म्यू प्लस 4 कोमा 0 तो सेकंड वाली स्टेप 0, थर्ड वाली स्टेप 3 म्यू माइनस 1। अब एक चीज कि ये तीनों कोऑर्डिनेट x y z के हैं, ये भी तीनों x y z के हैं, तो कार्तीय रूप में ज्यादा आसान रहेगा आपके। इनको बराबर कर दो तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखो आप ध्यान से, ये वैल्यू 0 के बराबर है तो लैम्डा का मान आपको 1 मिल रहा है यहाँ से, और ये वैल्यू 1 के बराबर है तो म्यू का मान आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो आपको देखो लैम्डा और म्यू का मान क्या मिलता है। तो पहले पद की तुलना 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 2 म्यू प्लस 4 इक्वेशन 1, दूसरी हो जाएगी माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, तीसरी हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल इक्वेशन 3। तो यहां से लैम्डा का मान क्या मिल रहा है आपको, लैम्डा का मान 1 मिल रहा है, और यहां देखो 1 से खत्म हो जाएगा, म्यू का मान मिलेगा
0। ये लेमडा और म्यू का मान मुझे कहाँ रखना है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। लेमडा का मान 1 रख दो यहाँ पे, तो 3 लेमडा यानी 3 इंटू 1 प्लस 1 4, कोमा यहाँ 1 रखेंगे तो 0, कोमा -1। ये कोऑर्डिनेट है। नीचे वाले के कोऑर्डिनेट भी सेम आने चाहिए, अगर सेम नहीं आएंगे तो वैल्यू हमारी गलत होगी। नीचे वाले में म्यू का मान 0 रखो तो यहाँ पे भी 4 0, यहाँ 0 रखेंगे तो -1। दोनों के मान समान आ रहे हैं, अर्थात प्रतिच्छेद कहाँ करेगी, 4 0 -1 के ऊपर। तो इस प्रकार हम कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों से प्रतिच्छेदन का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप कोशिश करना मिलाने की। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें मैसेज कर देना। तो श्यामपाल की जो अपनी संस्था की जो क्लासें हैं वो उस स्कूल वाले चैनल पे मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, तो अपने इस चैनल पे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।